7 पेपर सॉल्विंग चैलेंज में हम सेकंड पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो सेकंड पेपर का आज पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है। ठीक, तो हम 10 अप्रैल 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक, तो उसके फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए और जितने बचे क्वेश्चंस हैं उसको इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन बोल रहे हैं द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए molecules in a gas at room temperature is 300 Kelvin is lambda 1. If the temperature of the gas is increased to 600 Kelvin, then the de Broglie wavelength of the same molecules will be क्या होगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमें लैम्डा दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है। तो पहले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इजकल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इजकल टू एच बाई पी। ठीक, और एच मतलब क्या होता है, कांस्टेंट ही है। पी क्या होता है, एम इंटू वी। ठीक, और जो वेलोसिटी ऑफ द गैस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, अगर वो टेम्परेचर से देखा जाए तो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है। जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। ठीक, ये हम जानते हैं। तो बस यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है वो रूट टेम्परेचर के डिपेंडेंट होता है। तो जो लैम्डा होगा वो कैसे प्रोपोर्शनल होगा, ये सब देखा जाए तो वो तो कांस्टेंट ही है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो सिर्फ वेलोसिटी का मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो लैम्डा विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। तो लैम्डा विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का रेशियो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखते हैं कि लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या बन जाएगा, T2 नीचे आएगा और T1 ऊपर आएगा। ठीक, मतलब लैम्डा 2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो ठीक, और रूट प्रोपोर्शनल है तो अंडर रूट आ जाएगा ओवरऑल। ठीक, तो बस अब लैम्डा 2 हमें कैलकुलेट करना है, तो वो क्या होगा, लैम्डा 1 इंटू T2 बाई T1। T2 कितना दे रखा है, 600 केल्विन, और T1 कितना है, 300 केल्विन। तो 600 बाई 300, तो ये मतलब सिंपल कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 जो होगा वो लैम्डा 1 इंटू 1 बाई रूट 2 के बराबर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए अलोंग एक्स एक्सिस एट टी इजकल टू 0। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज एक्स इजकल टू ए बाई 2 एंड इट मूव अलोंग द एक्स एक्सिस। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम टी इज, यहाँ पे इज होगा, इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब एक तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या दे रखा है कि मतलब एक्स का एक तो इक्वेशन दे रखा है कि जो पोजीशन है वो कैसे डिपेंडेंट हो रहा है टाइम पे, और एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि टी इजकल टू 0 पे जो पार्टिकल था वो कहाँ पे था, एक्स इजकल टू ए बाई 2 पे था। तो इसी इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू ए बाई 2 और टी की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो क्या बनेगा, तो पहले तो डाल के देखते हैं। एक्स की वैल्यू ए बाई 2 इजकल टू ए साइन, अब ओमेगा टी की वैल्यू 0 डाल देंगे तो वो ख़त्म, डेल्टा बचेगा सिर्फ, तो साइन डेल्टा। तो ये क्या हो गया, ए से ए ख़त्म, तो साइन डेल्टा इजकल टू 1/2। हमें डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कितना होगा, तो इससे डेल्टा कितना हो जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा अगर देखा जाए तो क्या होगा, साइन 1/2 है तो डेल्टा कितना, मतलब थीटा की वैल्यू कितना, 30 हो सकता है, या फिर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए तो 30, या फिर इधर 150 एंगल, वो भी पॉसिबल है। 30 मतलब π/6 और 150 मतलब 5π/6। ठीक, तो डेल्टा या तो π/6 नहीं तो 5π/6, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों। ठीक, लेकिन अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहले तो ऑप्शन चेक करेंगे। ये देखा जाए तो सिर्फ π/6 दे रखा है, 5π/6 दे भी नहीं रखा है। ठीक, तो बस कुछ क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यही अपना जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर दे रखा होता, लेट्स अगर ऑप्शन में 5π/6 होता तो हम क्या करते, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल है, एक ही का कोई करेक्ट होगा। तो उसके लिए एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है कि द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस एंड इट मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी वाला इस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं, पर ये बिना मतलब का इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे दिया गया है। जिस भी मनुष्य ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो गाय है। ठीक है, मतलब बहुत सीधा साधा इंसान है। दोनों ऑप्शन दे देता फिर टेढ़े खीर बनता। अगर दोनों दे देता तो क्या करते, तो लेट से वो देख लेते हैं। तो मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। जो फेजर डायग्राम होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इधर ऐसे मूव कर रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मतलब इधर मूव कर रहा होगा। ठीक, तो मतलब कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये कौन सा एंगल है, π/6,
तो अगर 5 पाई/6 दे रखा होता तब भी जो आंसर होता वो पाई/6 ही होता, ठीक, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी। पर दे ही नहीं रखा है तो ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ टू स्टूडेंट ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम आर सोन इन फिगर, ठीक है। तो अब उसके बेसिस पे कुछ सवाल दिया गया है, ठीक, मतलब दो बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं और उनका पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है ऐसे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए लिव क्लोजर टू स्कूल, मतलब कौन क्लोजर रह रहा है, ए और बी, पहले तो ये चेक करना है। तो कौन सा नज़दीक रह रहा है, तो ए देखा जाए तो कितना मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी वो ट्रेवल किया है इतना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बी को देखा जाए तो उसे इतना घर पहुँचने से पहले, तो यानी कि कौन नज़दीक रह रहा है, यानी कि ए जो है वो नज़दीक है घर स्कूल से। ए लिव क्लोजर टू स्कूल, यस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सेकंड ऑब्वियस है कि बी लिव क्लोजर टू स्कूल, नहीं। ए टेक लेसर टाइम टू रीच होम, अच्छा अब ए ने कितना टाइम लिया, ए यहाँ से चल रहा है यहाँ पे पहुँचा तो कितना टाइम लिया, इतना टाइम लिया है पहुँचने में। बी ने कितना टाइम लिया, तो बी का देखा जाए तो इस समय से चलना स्टार्ट किया और इतना टाइम में इतना जल्दी पहुँच गया, तो बी कम समय लिया है। तो यहाँ पे दे रहा है कि ए कम समय लिया है, तो नहीं, ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि ए ट्रेवल फास्टर देन बी, तो कौन फास्टर ट्रेवल करेगा, तो फास्टर के लिए क्या स्लोप कैलकुलेट करना होगा। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, बी का स्लोप ज़्यादा है क्योंकि दिख रहा है कि मतलब ज़्यादा ऊपर है, तो थीटा की वैल्यू ये ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा होगा। तो बी ट्रेवल फास्टर, तो बी ट्रेवल फास्टर, ई ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो डी ऑब्वियस है गलत होगा, ठीक। तो ए और ई जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए रहा, अगला सवाल दे रहा है unpolarized light of intensity this passes through the combination of three polaroid such that the path axis of the last polaroid is perpendicular to that of the path axis of the first polaroid. The intensity of the emerging light is this, then the angle between the path axis of the first two polaroid is क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना, ठीक। पोलराइजर समझ में आता है कि मतलब उसमें एक पास एक्सिस होता है, लाइट को जब हम इस पर फॉल कराते हैं तो वो उस पास एक्सिस से होके गुजरता है, ठीक। तो यहाँ पे पढ़े तो तीन पोलराइड है, ठीक। अनपोलराइज्ड लाइट पास थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पोलराइड। तो लेट से पहले का पास एक्सिस ऐसा है इस तरीके से, ठीक। लेट से इसको 1 बोल देते हैं। दूसरे का और देगा तीसरे का जो पास एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो तीसरे का पास एक्सिस ऐसा होगा। अब जो बीच में पोलराइजर है उसका जो पास एक्सिस है कुछ एंगल पे होगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ द फर्स्ट टू पोलराइड, यानी कि पहला और दूसरा पोलराइड के बीच में एंगल क्या होगा, तो उस एंगल को लेट से थीटा बोल देते हैं। ये सेकंड पोलराइड है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हमें थीटा की वैल्यू ये कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट और सेकंड पोलराइड के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक। अब लाइट को यहाँ से फॉल कराया गया, तो पहले तो अनपोलराइज्ड लाइट को जब हम फॉल कराते हैं किसी भी पोलराइजर पे, तो उसका हाफ ऑफ द इंटेंसिटी जो होता है वो पोलराइजर से होके जाता है। ये पहला तो स्टैंडर्ड बात, मतलब लेट से कोई पोलराइजर है और उसका ये पास एक्सिस है, तो पास एक्सिस कैसे भी ओरिएंटेड हो, अगर अनपोलराइज्ड लाइट इस पर अगर डाला गया तब तो उसका लेट से अगर आई नॉट डाला गया तो आई नॉट बाई 2 पास होगा, मतलब पास होकर इसके पीछे जाएगा, ठीक। तो पहले पोलराइजर से जो इंटेंसिटी पास हुआ वो कितना हुआ, आई नॉट अगर डाला गया तो आई नॉट बाई 2 पास हुआ। अब ये वाला जो इंटेंसिटी है वो जाके सेकेंड पोलराइजर पे पड़ा। अब जब ये सेकेंड पोलराइजर पे पड़ा तो उस समय वो पोलराइज्ड लाइट है, अब वो अनपोलराइज्ड लाइट नहीं रहा। अनपोलराइज्ड लाइट तो फर्स्ट पे जो फॉल हुआ था तब था, वो फर्स्ट से पास हो गया, पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड हो गया अब इस डायरेक्शन में, अब उसका पास एक्सिस कितना है, इतना है। तो अब इसके थ्रू जो इंटेंसिटी क्रॉस करेगा वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब आई नॉट क्या जो भी इंटेंसिटी पड़ा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है एंगल बिटवीन पास एक्सिस एंड पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक। तो उसके बीच का एंगल कितना है थीटा। तो ये वाला इंटेंसिटी जो है वो पूरा का पूरा सेकंड पोलराइजर पे पड़ा हुआ है और इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला जो इंटेंसिटी होगा, अब ये इंटेंसिटी पास होगा 2 के थ्रू, वो 3 पे पड़ेगा। अगेन वो एक पोलराइज्ड लाइट है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो पोलराइज्ड है। तो अब पास एक्सिस ये एंगल बना रहा है, तो इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इंटू कॉस स्क्वायर क्या 90 माइनस थीटा,
तो इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो इंटेंसिटी है वो पास होगा थर्ड एक्सिस, थर्ड पोलराइजर से, और वो बोल रहा है कि थर्ड पोलराइजर से कितना पास हुआ 3। तो इससे पास हुआ कितना 3, और ये आई नॉट की वैल्यू क्या दे रखा है, मतलब जो फॉल किया वो कितना था 32। इनिशियली जो मैक्सिमम इंटेंसिटी था वो 32 था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन इतना दे रखा है, ठीक। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 3 इजकल टू 16। अब ये देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 4 क्या बन जाएगा, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का द होल स्क्वायर। तो वो बन जाएगा साइन 2 थीटा का द होल स्क्वायर, ठीक। ये 4 से 4 खत्म, 4 को इधर भेजेंगे तो 3/4 इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन साइन 2 थीटा का स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ √3/√4 का 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 थीटा इजकल टू कितना, √3/2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना था 30 डिग्री, ठीक। तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना था। थोड़ा समझाने में मैं इसको देरी कर दिया, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आप डायरेक्ट लिख पाते, 32 हाफ लिखते कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लाई कर के निकाल लेते, ठीक। तो मैं समझाने में थोड़ा टाइम ले लिया ज़्यादा, पर इतना टाइम आपको इसका 1/4 टाइम आपको एग्जाम में लगना चाहिए था इसको सॉल्व करने में, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, लेट से ये फॉर्मूला ही नहीं अगर पता है कि आई नॉट जाता है तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा इससे निकलता है, तो अगर ये नहीं पता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद इसमें कितना भी आप दिमाग लगाओगे वो नहीं सॉल्व होने वाला है। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है फार्मूला का, अगर फार्मूला याद है तो डायरेक्ट सॉल्व होगा, अगर फार्मूला ही नहीं याद है तो फिर मतलब सॉल्व करना मुश्किल है, तो उसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो आपको जो चीज़ें दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करो, हो सकता है उसका फॉर्मूला याद हो तो वो सॉल्व हो जाए, इस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। हाँ, एट द एंड अगर बच गया क्वेश्चन, फिर ऐसे क्वेश्चन पे आके माथा पीटो कि शायद फार्मूला याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए, या फिर लेट से आप नहीं भी पढ़े हो तो उड़ के आपके दिमाग में आ जाए उस टाइम पे और सॉल्व कर लो, तो वो अलग बात है। एंड में कर सकते हो, शुरुआत में नहीं करना है। शुरुआत में अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो बिंदास, टेंशन में नहीं लेना है, बिंदास होकर आगे स्किप करो और आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A closed circular tube, average radius this, whose inner wall are rough, is kept in the vertical plane. The block of mass 1 kg just fit inside the tube. ठीक है, मतलब ऐसा कोई ट्यूब दे रखा है और ये ट्यूब का बीच वाला पार्ट है, ये रफ है, और इसमें बोला कि एक ब्लॉक जस्ट फिट हुआ है, ठीक। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज दिस व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड एट द टॉप ऑफ द ट्यूब। अब ट्यूब के टॉप पे जो ये ब्लॉक था उसका स्पीड दे रखा है कितना, इतना है, ठीक है। व्हेन इट इंट्रोड्यूस आफ्टर कंप्लीटिंग 5 oscillations the block stop at the बॉटम रीजन ऑफ द ट्यूब, ठीक है। मतलब 5 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के बाद, अब वो ऑसिलेशन या तो ऐसे हो सकता है कि पूरा कंप्लीट राउंड मारे, या फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब ऐसे 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 आगे 5 बार रुक गया नीचे, ठीक। द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक इज क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या सीधा वर्क डन कैलकुलेट करना है, टोटल मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं। टोटल वर्क डन इजकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल वर्क डन में यहाँ पे काम कौन कौन सा कर रहा है, एक तो नीचे भीतर रफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो काम कर रहा होगा, और वही काम हमें कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द ट्यूब। तो ट्यूब मतलब कौन सा काम करेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स ट्यूब के द्वारा जो लग रहा है वही फ्रिक्शनल फोर्स इसका वेलोसिटी घटा रहा होगा, तो वही काम पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना होगा। बेसिकली ट्यूब की औकात है नहीं कुछ काम करने की, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही काम कर रहा है, तो वही वाला कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस और कौन वर्क डन कर रहा होगा, ग्रेविटी काम कर रहा होगा, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि आके रुक गया है यहाँ पे, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक हाफ mv², मास कितना दे रखा है इसका 1 kg इंटू v², v की वैल्यू कितना 22, मतलब इनिशियल जो स्पीड था 22 का स्क्वायर, ठीक। अब ये हो गया वर्क डन बाय, ये हमें कैलकुलेट करना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, फाइनली हुआ क्या, यहाँ से फाइनली वो यहाँ पे आया है एट द एंड, ऊपर नीचे किया जितना बार वो ठीक है,
पर फाइनली हुआ क्या है, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो मतलब ग्रेविटी क्या एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पाथ इंडिपेंडेंट उसका होता है। तो हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना होता है और ग्रेविटी के द्वारा जो भी काम किया गया वो कैलकुलेट करने के लिए। तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो ऑर्गेनोन में ग्रेविटी क्या हो जाएगा, mgh। अब ये h की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखा जाए तो एवरेज रेडियस दे रखा है 15, मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा, एवरेज डायमीटर 30। तो मतलब यहाँ से जब यहाँ आया तो कितना 30 सेंटीमीटर नीचे आया हुआ है, तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या, mgh के बराबर। ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ओवरऑल नीचे आ रहा है। तो ऑर्गेनोन ग्रेविटी m इंटू जी की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। दैट इज इक्वल टू हाफ 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 2। तो ये कितना हो, -242। ये कितना होगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 बचा 3, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो -3 दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स निगेटिव आना भी चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा, -245 जूल। और यही हमें कैलकुलेट करना है कि ट्यूब के द्वारा कितना वर्क डन किया गया, तो यही 245। तो जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे क्या, 245 जूल हो जाएगा, ठीक। तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि इफ़ अर्थ इज सडनली श्रिंक टू 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम with its mass remaining the same, the period of the rotation of earth becomes 24 by x hour, the value of x will be क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वो श्रिंक हो गया, तो इसमें क्या होगा, कौन सी चीज़ें कंजर्व होगी, कुछ याद आए, थोड़ा सा वीडियो में रिकमेंड करूँगा पॉज करके सोचो कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि वही भी चीज़ श्रिंक कर रहा है तो कौन सी चीज़ें होगी जो फिक्स रहेगी, कुछ हिंट, ठीक। तो वीडियो पॉज करो और सोचो, और इसका आंसर है क्या, एंगुलर मोमेंटम। मतलब कोई भी चीज़ श्रिंक कर रहा है तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, रोटेट कर रहा है। जैसे लीनियर मोमेंटम, अगर कोई मोशन में, लीनियर मोशन में कंजर्व रहता है और कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है, तो अगर कोई चीज़ बोल रहा है कि अर्थ श्रिंक कर गया और वो रोटेट कर रहा है तो इसमें क्या, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, वो खुद से श्रिंक कर गया, ठीक। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियली वॉल्यूम जो, मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर लेट से वी नॉट है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया है, वी नॉट बाई, मतलब लेट से वी नॉट है इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया है, वी नॉट बाई 64, ठीक। तो इनिशियल रेडियस अगर आर था 4/3 पाई आर क्यूब, तो फाइनल वॉल्यूम, फाइनल रेडियस कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, मतलब लेट से ये फाइनल रेडियस बोल देते हैं, आर इनिशियल रेडियस है, ठीक। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, तो स्पेयर है, रोटेट कर रहा है, तो इस मतलब अर्थ का एक तरह से स्पेयर है, तो स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr², ये आई हो गया इंटू इनिशियल ओमेगा, लेट से इसको ओमेगा आई बोल देते हैं, ठीक। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगेन आई ओमेगा, तो 2/5, फाइनल मास तो वही है लेकिन फाइनल रेडियस बदल चुका है, ये आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, 2/5 m आर डैश स्क्वायर, ठीक। आई हो गया ये फाइनल वाला, इंटू ओमेगा जो होगा, लेट से उसको ओमेगा एफ बोल देते हैं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी फाइनल ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर रोटेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से काट कूट करें तो क्या हो जाएगा, 2/5 m 2/5 m, ये कैंसल, ये क्या बना, r² बाई आर डैश का स्क्वायर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, मतलब ओमेगा एफ देखा जाए तो बेसिकली कैलकुलेट करना है, ओमेगा एफ भी नहीं, टाइम पीरियड का यहाँ पूछा जा रहा है, टाइम पीरियड। तो ओमेगा इनिशियल क्या हो जाएगा, 2π बाई टाइम इनिशियल टी, मतलब ओमेगा क्या 2π बाई टी, तो 2π बाई टाइम पीरियड इनिशियल टाइम पीरियड, ये ओमेगा आई हो गया, ओमेगा एफ देखा जाए तो 2π बाई टी एफ इनिशियल, 2π बाई टी एफ फाइनल, ओमेगा फाइनल इजकल टू 2π से 2π कैंसिल। अपने को फाइनल टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, इनिशियल टाइम पीरियड हम जानते हैं कितना होता है, 24 आवर्स, ठीक। तो टी आई की वैल्यू हमें पता है 24 आवर्स, तो लेट से टी एफ बाई टी आई कैलकुलेट करें तो कितना होगा, टी एफ को हम इधर लेके आते हैं, तो टी एफ बाई टी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर लेके के चले गए तो बचा क्या, ये इसको इधर लेके आना पड़ेगा, तो आर डैश बाई आर का द होल स्क्वायर हो जाएगा, आर डैश बाई आर का द होल स्क्वायर, ठीक।
अब आर डैश बाई आर का रेशियो क्या होगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो आर डैश बाई आर अगर करें, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दें, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोले, तो 2/1 अगर कर दें तो क्या होगा, आर डैश बाई आर का द होल क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 1/64 डिवाइडेड बाई वी नॉट, तो वी नॉट कैंसिल होगा, 1/64 बचेगा, ठीक। तो आर डैश बाई आर का द होल क्यूब जो होगा वो क्या 1/64 हो जाएगा। 1/64 को क्या लिख सकते हो, 1/4 का द होल क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसल, आर डैश बाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, आर डैश बाई आर 1/4, 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16, तो टी एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा TI/16, TI मतलब इनिशियल टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर, तो 24 आवर बाई 16, तो यही हमें दे रखा है कि 24/x फाइनल टाइम पीरियड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, ठीक। तो मतलब फाइनल आंसर अपना x का क्या हो जाएगा 16। सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, थोड़ा थिंकिंग वाला भी था, पर ठीक है, अगर आता है तो सिंपल ही था, कुछ रफ एंड टफ मतलब रॉकेट साइंस कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेंट रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द सोलेनॉइड ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ एंड 60 टर्न इन ऑर्डर टू डीमैग्नेटाइज अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिस, ठीक है। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब एच की वैल्यू दे रखा है, वो कितना 2.4 इंटू 10⁻3। अच्छा, तो जिसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी सोलेनॉइड में होना चाहिए वो भी इतना ही होना चाहिए, जस्ट उसके उल्टा डाल देंगे तो वो डीमैग्नेटाइज कर देगा। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का पहले फॉर्मूला क्या होता है H=B/μ0, जहाँ B क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, H क्या है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है μ0 Ni, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स बाई μ0, तो μ0 कैंसिल होगा, तो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा वो Ni के बराबर होगा, और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसके बराबर होना चाहिए कैंसिल करने के लिए। तो Ni शुड बी इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻3। अब n क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है लेंथ 15 सेंटीमीटर है और कितना 60 टर्न है, तो 15 सेंटीमीटर में 60 टर्न, 1 सेंटीमीटर में इतना टर्न, तो 100 सेंटीमीटर में कितना होगा इंटू 100, दिस इतना नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर हो जाएगा, तो यही नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया ये, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/15, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 15 चौका 60, 400, तो 400 इंटू आई, तो n डिवाइडेड बाई 400 इधर चला जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट करते हैं, ये 00 से 00 कैंसिल, 1 0 बचेगा ऊपर, 4 से 0.6 इंटू 10 6 हो जाएगा, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या 6 एम्पियर, ठीक। वही हमसे पूछा जा रहा है कितना करंट होगा, तो वो क्या हो जाएगा 6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ ताकि आप भी चीज़ें देखो, अगर पता है तो अच्छी बात है, मतलब ऐसा कर पा रहे हो आप भी तो फिर तो अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा एटलीस्ट करने की ट्राई करो। एग्ज़ाम में ऐसे जितना भी मतलब फालतू की चीज़ें लिखना कम करोगे, चीज़ें उतना फास्ट सॉल्व होना शुरू होगा। लेकिन एरर भी ध्यान में रखना है, अगर कॉन्फिडेंस लो है, अगर लग रहा है कि गलती हो जाएगा तो लिख लो, लिखना ज़्यादा बेटर है गलती करने से, तो लिख लो और फिर उसके बाद इधर लेके चले आओ। या फिर कॉन्फिडेंस में हो तो बिना यहाँ पे n की वैल्यू लिखे डायरेक्ट अपने को n इधर लाना है तो लिख सकते हो डायरेक्ट इधर। ये छोटा छोटा स्टेप है पर ये करके टाइम आप एट द मतलब पूरे पेपर में देखा जाए तो अच्छा खासा टाइम बचा सकते हो, उसमें 2-4 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। 3 क्वेश्चन भी लेट से अगर सॉल्व कर पाए तो 4 3 जो 12 मार्क्स मतलब मिल सकते हैं, तो 12 मार्क्स ओवरऑल में काफ़ी ह्यूज रोल प्ले कर सकता है आपका रैंक बूस्टिंग में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 1 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड XY कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन द फिगर, द प्लेन ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी दिस टेस्ला, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज दिस इफ द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन डायरेक्शन एज इंडिकेटेड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ दिस विल बी, कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। बताइए किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा चीज़ें रखा गया है, ये फोटो आपने पहले भी देख रखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपने सॉल्व किए होंगे नोट्स में या फिर कहीं जहाँ भी किए होंगे, स्टैंडर्ड्स है हर जगह कराया जाता है।
तो इसमें जो पहले तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। तो आई एल बी, यहाँ पे सब कुछ परपेंडिकुलर ही है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है, करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई एल बी। अब लेंथ तो पता है, मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, करंट कितना होगा इसमें, तो करंट के लिए क्या, ये रॉड इधर मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मोशनल ईएमएफ इसमें जनरेट होगा, उस मोशनल ईएमएफ की वजह से इसमें करंट आएगा। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है, बी, मतलब बी वी एल। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, बी वी एल, ठीक। ये मोशनल ईएमएफ हो गया, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, दैट विल बी करंट। तो ये हो गया आई की वैल्यू पूरा का पूरा, इंटू एल इंटू बी, तो मतलब एल और बी। बस अब ये पूरा फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो तैयार हो गया, इसमें वैल्यू पुट करते हैं सब। अगर देखा जाए तो ये क्या है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों मिलके हो जाएगा, तो ये बनेगा वी बाई आर इंटू एल स्क्वायर। एक मिनट, कैमरा ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर तो वी बाई आर इंटू बी स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होके सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। स्पीड कितना दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, स्पीड की वैल्यू दे रखा है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस कितना 5 ओम, तो 5 इंटू एल, लेंथ की वैल्यू क्या दे रखा है इसका, रॉड ऑफ लेंथ कहीं तो दे रखा था, सर्किट 1 मीटर लॉन्ग, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी 0.15 टेस्ला डाल देते हैं। 0.15 मतलब 15/100 स्क्वायर, तो 15/100 इंटू 15/100 ऐसे लिख लेते हैं, काट कुट करना आसान होगा। 5 से 3 टाइम्स में तो 15 चौका 60, 60 तियाँ 180, तो 180 बाई, नीचे 4 जीरो है तो 1 जीरो कैंसिल होगा, तो 18 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अच्छा ऐसे ही पूछ भी रहा है, फोर्स विल बी समथिंग इंटू 10⁻³, तो समथिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, तो बस यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा क्या 18 हो जाएगा, ठीक। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल दे रहा है, ए ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज गिवन बाई दिस वेयर एक्स एंड वाई इज सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड, द वेव वेलोसिटी इज क्या होगा इन मीटर पर सेकेंड, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब वाई एक्स टी, मतलब वाई का इक्वेशन दे रखा है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स का जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड अपना फॉर्मूला होता है, ठीक। उसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, वेव वेलोसिटी पूछ रहा है। अब ये बात ध्यान देंगे, एक होता है वेव वेलोसिटी, एक होता है पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, वी पी डी वाई बाई डी टी, मतलब इस y को t के साथ डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें पार्टिकल का वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि ये जो y है क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। हमसे क्या वेव वेलोसिटी पूछ रहा है, वेव का, तो वेव का वेलोसिटी क्या होगा ओमेगा बाई टी, ओमेगा बाई टी नहीं लैम्डा बाई टी, मतलब वेव वेलोसिटी क्या होता है लैम्डा बाई टाइम पीरियड, ठीक। इसको ओमेगा और के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो इसको लिखते हैं ओमेगा बाई के, क्योंकि ओमेगा होता है 2π/t और के होता है क्या 2π/λ, तो 2π कैंसिल, लैम्डा बाई टी। तो जो वेव वेलोसिटी होता है ओमेगा और के टर्म में क्या ओमेगा बाई के। तो यूनिट का भी ध्यान देंगे, अब एक्स और वाई सेंटीमीटर में है, मतलब एक्स सेंटीमीटर में और वाई क्या है, अगर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स और वाई दोनों ही सेंटीमीटर में, मतलब ये वाई का ओवरऑल जो होगा यूनिट वो भी सेंटीमीटर में होगा, मतलब ये जो 5 है वो भी सेंटीमीटर में होगा, और एक्स सेंटीमीटर में मतलब अंदर वाला भी जो ये एक्स है वो सेंटीमीटर में है, ठीक। तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और टाइम सेकंड में, और फाइनल आंसर हमें मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मतलब ओमेगा में जो लेंथ का यूनिट है वो क्या है सेंटीमीटर में है, ठीक। सॉरी, के में जो लेंथ का यूनिट है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो ये होता है क्या 2π/λ, मतलब जो सेंटीमीटर होगा वो ऊपर होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हम करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या 100 से डिवाइड देंगे, ठीक। तो जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इंटू 1/100 कर देंगे, तो ये जो होगा वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड में फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू क्या 6 और के की वैल्यू क्या 0.003, ठीक, ये हो गया।
इंटू 1/100, या फिर अभी मैं जो पहले बोला अगर उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऐसा भी कर सकते हो कि ठीक है आपको पता है ना कि ये सेंटीमीटर में है और ये सेकंड में है, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। मतलब फाइनल जो यूनिट आंसर होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, हमें मीटर पर सेकंड में मतलब मीटर पर सेकंड में लाना है। तो क्या करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। तो कर लो फिर बाद में, मतलब उस समय जो बोला अगर वो कन्फ्यूजन हुआ हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा, 3 जीरो जाएगा। ठीक, 1 2 3, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से 2 टाइम्स में 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20। तो जो वेव वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। वही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देंगे, मतलब बहुत बार यूनिट के ध्यान ना देने से भी बहुत मिस्टेक होता है। ठीक, फाइनल आंसर अगर डायरेक्ट आप ओमेगा बाई के कर देते तो सेंटीमीटर में आता है, और हो सकता है कि आप ऐसे ही पुट कर दो। तो यूनिट का भी सब मतलब होश खोल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी कैसे ही कहीं भी कुछ लिखा हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें एरर हो सकती है। ठीक, जो जितना आसान क्वेश्चन होता है हम उसको उतना ही फास्ट पढ़ते हैं और उतना ही फास्ट सॉल्व करते हैं, और उसमें कुछ छोटी सी बातें होती है वो छूट जाती है जिसकी वजह से एरर होता है। ठीक, तो छोटा से छोटा भी क्वेश्चंस को एकदम दिमाग खोल के पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है पूरा। ऐसा नहीं कि 2 लाइन पढ़ो, अच्छा ये तो आता ही है मेरे को, ये छोड़ दिए, यहीं पर पढ़ के ख़त्म, चलो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके डाल दिए, फिर पेपर निकाल के बाहर निकलोगे, अरे ये तो मैं लाइन पढ़ा ही नहीं था, और फिर रोना धोना शुरू होगा। वैसा नहीं करना है, पूरा पेपर मतलब दिमाग खोल के पढ़ो। ठीक, ज़्यादा है भी नहीं, मतलब पूरा क्वेश्चन दिमाग खोल के पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज दिस, एटॉमिक ऑफ सबस्टांस इज दिस। अच्छा, एटॉमिक मास होगा या कुछ तो एरर है, एटॉमिक मास ऑफ द सबस्टांस इज दिस। ठीक है, Na दे रखा है, एक्टिविटी ऑफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ द सबस्टांस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो एक्टिविटी क्या होता है, dN/dt। ठीक, और वो किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू एन के बराबर, मतलब माइनस लैम्डा इंटू एन के बराबर होता है। ठीक, तो हमें एक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मतलब लैम्डा इंटू एन से मतलब है। तो लैम्डा की वैल्यू तो दे रखा है, डी के कॉन्स्टेंट दे रखा है यहाँ पे। एन क्या होगा, एन क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, वो दे रखा है कि एटॉमिक ऑफ सबस्टांस, मतलब एटॉमिक मास ऑफ द सबस्टांस इतना दे रखा है। तो 60 ग्राम में 1 मोल है, 60 ग्राम पर मोल। हमसे यहाँ पे मास कितना गिवन है, 1.0 माइक्रोग्राम। तो गिवन मास कितना है, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल क्या, गिवन मास बाई एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻6 1 माइक्रोग्राम। एटॉमिक मास कितना है, 60 ग्राम। तो इतना नंबर ऑफ मोल हो गया। अब 1 मोल में हम जानते हैं कितना एटम होता है, Na के बराबर, एवोगाड्रो नंबर। तो इतना मोल में कितना एटम होगा, 6 इंटू 10⁻23 इतना एटम होगा। तो ये जो होगा वो क्या, कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये जो पूरा का पूरा मसाला है ये पूरा पूरा क्या, कैपिटल N के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यही, और इंटू लैम्डा, तो बस यहीं पे कर देते हैं। अब एग्ज़ाम में इतना लिख दिए हो तो अपने को रफ फेयर नहीं करना है। ये हो गया अपना कैपिटल N, इंटू लैम्डा कर दो, तो यहीं पे लैम्डा कर देते हैं। लैम्डा कितना, 1.5 इंटू 10⁻⁻5, 1.5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक, तो बस इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्टिविटी आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा, -5 -6 -11 मतलब -11 -12, ये करें तो +23। तो 23 -12 कितना होगा, 11, 10⁻11। ठीक, बचा क्या, 6 और 6 ये ख़त्म। यहाँ 1.5 इंटू 10⁻11 बचा। ठीक, 1.5 इंटू 10⁻11 ये एक्टिविटी हुआ। यहाँ पे क्या दे रखा है, समथिंग इंटू 10⁻10 बैक्वेरल, जो एक्टिविटी का यूनिट होता है। ठीक, तो 10⁻10 में करना है तो 1 जीरो इधर भेजा तो ये 15 हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻10। तो जो एक्टिविटी होगा वो क्या, 15, मतलब समथिंग इंटू 10⁻10, तो समथिंग की वैल्यू क्या, 15 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो गया।
अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3 कंसेंट्रिक स्पेरिकल मेटालिक सेल। आप थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले सकते हो 5 मिनट का, मैं भी कभी कभार लेता हूँ, या फिर ज़्यादा लेंथ का वीडियो है भी नहीं, अभी तो जोश में हो गए, तो वन शॉट में भी देखना कोई बड़ी बात नहीं है, देख सकते हो। ठीक, ऑलरेडी हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। 3 concentric spherical metallic cell X, Y and Z of radius A, B and C respectively, where A is less than B, B is less than C, have surface charge density sigma minus sigma and plus sigma respectively. The cell X and Z are at same potential. If the radii of X, Z are 2 and 3 respectively, the radii of Z cell will be, क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब x ऐसा है, y ऐसा है और z ऐसा है, कुछ x, y और z। x का रेडियस दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, y का रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, z का रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। z का रेडियस लेट से बोल देते हैं कि r। ठीक, अब दे रखा है क्या कि द x और z का जो पोटेंशियल है वो सेम है, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम है। ठीक, तो फिर ठीक है, पहले हम x का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। और इस पर जो चार्ज डेंसिटी दे रखा है वो क्या दे रखा है, सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जाए लेट से इस पर, तो क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया का स्क्वायर। तो एरिया का स्क्वायर मतलब क्या, 4πr²। लेट से अभी कॉन्स्टेंट को हम नहीं लिखते हैं, 4π पता है सब में आएगा, इसमें नहीं लिखते हैं। टोटल चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू r², तो मतलब सिग्मा इंटू, लेट से यहाँ पे लिखते हैं Q1 कितना हो जाएगा, मतलब अंदर वाला QX बोलते हैं, QX क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एट द एंड हम दोनों तरह के पोटेंशियल को इक्वेट करेंगे, दोनों का पोटेंशियल इक्वेट करेंगे, तो जो भी कांस्टेंट होगा वो कैंसिल होना है। तो कांस्टेंट अभी नहीं लिखते हैं, क्यों गाजुर माजुर करें लिख के। QY कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू r का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9। अगेन सेंटीमीटर में, आप मीटर में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर अगेन दोनों साइड हम सब सेंटीमीटर में ही रखेंगे। मतलब हमें एट द एंड क्या करना है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वेट करने वाला है, तो दोनों साइड अगर यूनिट सेम है तो एट द एंड वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, Q ऑफ Z कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा इंटू r² के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, जहाँ r सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब पोटेंशियल जरा कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ x क्या हो जाएगा, सेल का पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। सरफेस पे क्या हो जाएगा, KQ/R। तो K अगेन कांस्टेंट है, वो सब में आएगा, अगेन फिर हम नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट हम लिखेंगे ही नहीं। Q/R, Q की वैल्यू कितना, सिग्मा 4 सिग्मा लिख देते हैं, 4 सिग्मा/R, R की वैल्यू क्या, 2। ठीक, प्लस पोटेंशियल ऑफ इसका x का पोटेंशियल हो गया, लेकिन x पर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास में भी शायद आपने कर रखा होगा, नोट्स में बहुत जगहों पे कराया जाता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले सेल की वजह से होगा। तो इस फॉर ये वाला सेल, ये जो x पॉइंट है, मतलब उसका सरफेस जो है वो अंदर लाई कर रहा है, तो सेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है तो वो किसके बराबर होगा, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, KQ/रेडियस, इसका रेडियस के बराबर। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज कितना है, सिग्मा माइनस 9 सिग्मा, तो -9 सिग्मा/r, रेडियस कितना, 3। ठीक, ये हो गया KQ/R। फिर अगेन इसकी वजह से भी सेम पोटेंशियल यहाँ पे होगा, और वो भी क्या, KQ ये वाला रेडियस, ये अंदर पॉइंट अंदर है उसके लिए, तो वो हो जाएगा चार्ज कितना, Q सिग्मा r²। तो इसको ऐसे लिखते हैं, r² सिग्मा/रेडियस, रेडियस कितना, r। ठीक, ये पोटेंशियल यहाँ पे होगा, मतलब सेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, अगर चार्ज Q है, रेडियस r है, तो KQ/R के बराबर होगा। सेल के अंदर कहीं भी पोटेंशियल जो होता है यूनिफॉर्म होता है और वो इसी के बराबर होता है, वही वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक, तो ये हो गया पोटेंशियल x का। अगर z का पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, अब KQ/R ये वाला रेडियस, क्योंकि बाहर लाई कर रहा है, इसका भी देखा जाए तो KQ बाहर वाला रेडियस, और इसमें भी देखा जाए तो KQ ये वाला रेडियस। तो अब रेडियस सब सेम ही है, तो जो डिनोमिनेटर में आएगा रेडियस वो यही वाला रेडियस आएगा। तो ऊपर का चार्ज जो है वो सम हो जाएगा, सबका समेशन हो जाएगा डायरेक्ट,
डायरेक्ट सम कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ ऑल चार्जेस कितना हो जाएगा, इन सबको सम करें तो कितना हो जाएगा, +4 -9 तो -5 हो जाएगा इसका। तो -5 सिग्मा प्लस r² सिग्मा, ये टोटल चार्ज बाई रेडियस कितना r, ये वाला एक्सप्रेशन हुआ। तो बस ये जो हुआ पोटेंशियल किसका हो गया, z का। तो पोटेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ z, इक्वेट कर देंगे सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये लिखते हैं ज़रा, 4 सिग्मा बाई 2 सिग्मा बन जाएगा ये -3 सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा r सिग्मा, दैट इज इक्वल टू -5 सिग्मा बाई r प्लस r सिग्मा। ये r सिग्मा कैंसल, यहाँ पे क्या होगा माइनस सिग्मा, दैट इज इक्वल टू -5 सिग्मा बाई r, माइनस माइनस कैंसल, सिग्मा कैंसल, जो r की वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 5, r को इधर लाएंगे 5, ये बचा 5 सेंटीमीटर, यूनिट भी क्या होगा सेंटीमीटर। वही हमें कैलकुलेट करना है कि इसका रेडियस क्या होगा जेड का, सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करना है। तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 जो होगा अपना मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, सबका पोटेंशियल कैलकुलेट करना टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस को आप एंड में कर सकते हो, अगर आपको समझ में स्टार्टिंग में ही आ गया कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसको मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में कर सकते हो 2000 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ठीक, तो जो फर्स्ट राउंड में फास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करो वो ज़्यादा बेटर है, या फिर आप फर्स्ट राउंड में भी कर सकते हो अगर कॉन्फिडेंस में हो तो, कि ये तो कर ही लेंगे, थोड़ा सा लेंदी है ये, डायरेक्ट जल्दी से लिख लेंगे आप, पता है हमको, तो कर सकते हो फर्स्ट राउंड में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि 10 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम कैन बी कनेक्टेड इन सच as to get maximum and minimum equivalent resistance, the ratio of maximum and minimum equivalent resistance will be क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर रेसिस्टर मतलब कुछ रेसिस्टर अगर मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कब होता है, जब रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो। तो मैक्सिमम के लिए क्या सीरीज में कनेक्टेड हो, तो 10 रेसिस्टर, हर का रेसिस्टेंस 10 ओम है, तो सीरीज में कनेक्ट होगा तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 × 10। मिनिमम रेसिस्टेंस कब होगा, जब सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो 10 रेसिस्टर सबका रेसिस्टेंस वो मतलब लेट्स से अगर 1/r रेसिस्टेंस r है और 10 रेसिस्टर है, उसको पैरेलल में कनेक्ट करने पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा r/10। ठीक, आप कर भी सकते हो कि 1/r + 1/r + 1/r ऐसे करते जाओगे 10 बार, तो 10/r हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा r/10, r की वैल्यू कितना है 10 ओम, तो 10/10 1 ओम हो जाएगा। तो मिनिमम के समय इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस बाई मिनिमम रेसिस्टेंस यानी कि 100/1 रेशियो कैलकुलेट करना है। तो 100/1 यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये लास्ट है। बोल रहा है 2 वायर ईच ऑफ रेडियस दिस सेंटीमीटर एंड नेग्लिजिबल मास, वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास आर लोडेड एज सोन इन द फोटो। ठीक है, द इलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर इज दिस, क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ फोटो दे रखा है, इसमें स्टील वायर का इलोंगेशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इलोंगेशन मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन वाला रिलेशन है। ठीक, वो फॉर्मूला क्या होता था, स्ट्रेस इजकल टू वाई इंटू स्ट्रेन, जहाँ पे वाई यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे पहले तो हम इसमें टेंशन कैलकुलेट करेंगे कि टेंशन कितना होगा। टेंशन किसके बराबर होगा, ये देखा जाए तो 1.14 kg और ये 2 kg लिख रखा है। ठीक, तो ये दोनों का मास जो है ऐड हो जाएगा, सारा टेंशन यहाँ पे आएगा। तो जो टेंशन होगा वो किसके बराबर 2 + 1.14 m × g, ये टेंशन के बराबर हो जाएगा। टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया करें अगर तो ये स्ट्रेस हो गया। ठीक, स्ट्रेस इजकल टू क्या होता है y × स्ट्रेन, तो 1/y कर दें तो ये स्ट्रेन मिल जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ बाई लेंथ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो इनटू लेंथ कर देंगे। तो बस करते हैं सब, तो 2 + 1.41 ये कितना 3.14 हो जाएगा, इंटू जी की वैल्यू 10, ये एरिया क्या हो जाएगा πr²। अब स्टील का रेडियस क्या दे रखा है, ईच वायर ऑफ रेडियस दिस दे रखा है। ठीक है, तो मतलब इसका वायर का रेडियस क्या होगा 0.2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो πr²। तो पाई इंटू आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 10⁻³ हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक तो नीचे ऐसे ही 10 आएगा और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1/100। ठीक, तो 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर πr², दैट
ठीक। तो एरिया हो गया इनटू 1 बाई यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितना यहाँ पे दे रखा है, 2 इंटू 10⁻11 प्लस 11, 2 इंटू 10⁻+11। ठीक। और इंटू लेंथ करना है, तो लेंथ की वैल्यू क्या, एल यहाँ पे दे रखा है 1.6 मीटर। स्टील का हम कैलकुलेट करें तो स्टील वाला लेंथ लेंगे इंटू क्या 1.6 मीटर। तो ये जो होगा वो क्या इलोंगेशन के बराबर होगा, डेल्टा एल के बराबर। यही हमें कैलकुलेट करना है, तो बस इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक। तो ये करें तो क्या होगा, पाई से 3.14 ये कैंसल, और क्या ये अगर करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, स्क्वायर करें तो, और 10⁻⁻6 बन जाएगा ये, और ये +11, तो बचेगा क्या 10⁻+5 बचेगा। ठीक। ठीक है, ये पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 10 से ये 10 खत्म, बचा क्या 2 डिवाइडेड बाई 10⁻5 दे क्या रखा है 10⁻⁻6 के टर्म्स में। तो नीचे एक 10 ऊपर एक 10 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 10⁻6 बन जाएगा। तो इलोंगेशन कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻6। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो 20 हो जाएगा। ठीक। तो बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हमने सारे ही क्वेश्चंस पेपर 2 का भी कंप्लीट कर लिया। ठीक। आगे पेपर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक। पेपर कौन सा ले आगे के पेपर में आप अगर पहले बता दोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी अगला पेपर हम ले सकते हैं। हालांकि हमारी कोशिश ये है कि हम अप्रैल सेशन का ही, पिछले साल का अप्रैल सेशन का ही पेपर उठाएं, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जनवरी अटैम्प्ट का बहुत सारे लोगों ने पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो पिछले मतलब जो नेक्स्ट रिसेंट पेपर बचता है वो अप्रैल अटैम्प्ट का ही बचता है पिछले साल का, तो वो लेना ज़्यादा बेटर होगा। अप्रैल मैच भी कर रहा है तो थोड़ा सिंक्रोनाइज होगा चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले पेपर सॉल्विंग में। तब तक पढ़ाई करते रहें। ठीक।